आमिर ज़िया साहब, आपके ख्याल में बिलावल ने जो आज एक पॉजिटिव जेस्चर देने की कोशिश की है टुवर्ड्स मौलाना, वो सिंध में जो उनके खिलाफ इत्तेहाद बन रहा है, बज़ाहिर मौलाना काफी एक्टिव है और एमक्यूएम, दो बड़ी जमातें एक्टिव होने की कोशिश कर रही हैं, आपके ख्याल में बिलावल उसकी परेशानी की वजह से सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं या मुस्तकबिल की सूरत हाल को देख रहे हैं? तो में परेशानी तो नहीं होगी इस इत्तेहाद से, मैं लगारी साहब की बात से मुत्तफिक हूँ। उसकी वजह ये कि ओवरवेलमिंग, अगर मजमूई सिंध की बात करें तो उसमें ओवरवेलमिंग तरीके से पीपल्स पार्टी को डोमिनेंस हासिल है। कई इलाकों में बिल्कुल जितने बड़े जागीरदार हैं, जितने बड़े नाम हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की झोली में है। डीडीए ने माजी में भी कोशिश की है, उसकी आप नहीं समझते कि कुछ इलाकों के अलावा जो है उनकी कोई बहुत ज्यादा इनरोड्स हैं। मौलाना की पार्टी यकीनन देही सिंध में भी उसकी फॉलोइंग है और शहरी सिंध में भी थोड़ी बहुत है, और अगर कहीं पे इन लोगों की सीट एडजस्टमेंट्स होती हैं तो 2-4 सीटों पे हो सकता है कि असर पड़े, लेकिन उससे कोई गेम चेंजर नहीं होगा। जहां तक एमक्यूएम का ताल्लुक है तो एमक्यूएम अपने जोबन पे नहीं है, ये 1990 की दिहाई नहीं है इसमें जितनी 13 सीटें होती थी उस जमाने में नेशनल असेंबली की 13 की 13 जो है वो एमक्यूएम की झोली में आ गई। ऐसा नहीं होगा इस बार। मैं देखता हूँ कि पीपल्स पार्टी क्योंकि मेयर भी उनका है तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा गेन करें अर्बन सिंध के अंदर भी। एमक्यूएम को यकीनन पिछले इंतखाबात से ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन उसको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। एएनपी के साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर उनकी एडजस्टमेंट हो, जेयूआईएफ के साथ करें, जीडीए के साथ करें। लेकिन इस लाइन का फायदा ये होगा कि जो पीपल्स पार्टी को एक खुला मैदान मिलना था वो नहीं मिलेगा, कम से कम कुछ ना कुछ तो वो नहीं मिलेगा चाहिए ना, और वो अच्छी बात है। मैं बिल्कुल ठीक है, एक इंतखाबी माहौल बनता हुआ नजर आना चाहिए। आमिर ज़िया साहब, आप लगारी साहब और आमिर गौरी साहब के नुक्ता निगाह से इत्तफाक करते हैं या आपके ख्याल में मियां जावेद लतीफ जो कुछ कर गए हैं वो मियां नवाज शरीफ की मर्जी से करके गए? इधर कि जावेद लतीफ साहब को समझा जाता है, जैसे कि आपने खुद कहा, शायद इंसाफ के वो आवाज बन जाते हैं, कभी मरियम की कभी नवाज शरीफ साहब की, बड़े करीबी, यानी कि वो सियासत से ज्यादा जो है इनके वफादार हैं। शख्सी वफादारी उनमें बहुत ज्यादा कूद कूद के भरी हुई है और यही उसकी नुमाइंदगी भी करते हैं। बाकी उनका वजन कितना है तो आमिर गौरी साहब ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि कितना वजन है उनका, लेकिन तर्जुमानी वो नवाज शरीफ साहब ही की कर रहे हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। जहां तक ये बात है उनके बदलते बयानियों का, हमें समझना पहली बात ये चाहिए कि नवाज शरीफ साहब पर जनरल बाजवा ने बहुत बड़ा एहसान किया, और एहसान ये था कि उन्हें जेल से निकालकर इंग्लिस्तान रवाना कर दिया, और इस एहसान के ऊपर उनको शुक्रगुजार होना चाहिए। 4 हफ्तों के लिए 4 हफ्ते और फिर 4 साल बन गए, वो एक अलग बात है, लेकिन हुआ ही ना और उसका फायदा हुआ, और उसी के नतीजे में उनकी सियासत का, शरीफ खानदान की सियासत का जो है आपने एया होते हुए देखो, और उनके जो छोटे भाई थे वो वजीर आजम बने मुल्क के, तो ये तो उनका एहसान है। अच्छा, फिर हमें ये भी समझना चाहिए, बिल्कुल हर किसी ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो भी इनके हिसाब का ये है कि जब हम ये डिबेट कर रहे होते हैं। आमिर ज़िया साहब, एक छोटी सी ब्रेक लूंगा। आमिर ज़िया साहब, आप गौरी साहब से एग्री करेंगे इस पे? बिल्कुल, एक फैक्टर ये देखिए, कोई एक फैक्टर नहीं होता किसी कॉज के पीछे, बहुत सारी चीजें होती हैं। यकीनन एक गुफ्तगू भी हो रही थी, फिर जो जबर था इसराइल का, वो भी एक रद्द-ए-अमल, उसका कभी ना कभी फटना था। फिर आप देखें बैनुल-अक़वामी सफ़बंदी की बात करें, यूक्रेन के अंदर आप जंग जारी है, और यहाँ पर जो है ज़ाहिर है कि इजराइल के जो ताल्लुकात अमेरिका के साथ हैं, तो जो कुव्वतें हमास की मदद कर रही होंगी, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आप इनडायरेक्ट वे के अंदर दबाव डाल रहे होते हैं। ईरान को पॉइंट आउट किया आज इजरायली वजीर दिफा ने। जी, ईरान के ऊपर होगा, रूस के ऊपर, और कई चीजें हो सकती हैं, कहां से कहां आप ताल्लुक जोड़ लें। आमिर ज़िया साहब, हमने ये देखा है कि माजी में भी गैरकानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन की बात हुई, माजी में भी जो अफगान यहाँ पर गैरकानूनी तौर पर रह रहे थे उनके निकालने की बात हुई, लेकिन हर दौर में हमें यह लगता है कि पॉलिटिकल मसलियातें आड़े आ जाती हैं। आपको नहीं लगता कि केयरटेकर गवर्नमेंट जिसका कोई पॉलिटिकल बैगेज नहीं है, कोई पॉलिटिकल जवाबदेही नहीं है, ये एक आइडियल टाइम है, चाहे भले अगर 1 महीने की मुद्दत को बढ़ा के 2 महीने कर लिया जाए, लेकिन इस सिलसिले को जारी रखा जाए, जो गैरकानूनी तारकीन वतन पाकिस्तान में, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, अफगानिस्तान के हों, ईरान के हों, या बांग्लादेश के हों, या बर्मा के हों, उनको निकालना जरूरी है। इसका फायदा हमारी मईशत को, हमारी लॉ एंड ऑर्डर को और तमाम चीजों को होगा। ये बड़ा पेचीदा मसला है, उसका इतना आसान हल नहीं है कि अगर आप समझे कि 1 माह में 2 माह में जो पाकिस्तान पे बोझ है तारकीन वतन का, उसमें 2 तरह के लोग हैं ना। एक वो लोग हैं कि जो मतलब है कि जिनको वाकई पनाह दी गई है, वो रजिस्टर्ड है आपके पास। फिर वो लोग हैं कि जो मतलब गैर कानूनी तरीके से आ गए हैं। और सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं होता, ये जो एक फार राइट का आपको लगता है पूरे यूरोप में शोर मच रहा है, फार राइट लगा हुआ है कि जी इमिग्रेंट्स जो है वो आ रहे हैं, और ये सारे मसाइल के जिम्मेदार जो हमारे इमिग्रेंट्स होते हैं या रेफ्यूजीज होते हैं।
तो ये बात हमें समझनी चाहिए। लेकिन आमिर ज़िया साहब ये देखिए, ये जो एदाद शुमार हमारे सामने है कि 1 जनवरी से लेकर अब तक जो 14 खुदकुश हमलावर थे वो अफगान शहरी थे। तो पाकिस्तान इसलिए सारी सूरत हाल में ये चाहता है कि जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ आए हैं, जो रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन है, उन्हें निकालने की कोई बात नहीं हो रही। उन्हें रखने को पाकिस्तान अब भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, नेबरिंग कंट्री की बुनियाद पे, एक ब्रदर इस्लामिक मुल्क होने पर तैयार है। मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखिए, बदकिस्मती से जो मैसेजिंग की गई है, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारा मीडिया भी इस तरह करे कि हम अफगानियों को बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि गलत तरीका है। यहाँ पर वो मासूम अफगानी शहरी भी है कि जिन्होंने कोई उनका जराइम से कोई लेना देना नहीं है, उनका दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं है, और वो जंगजदा मुल्क से आए हैं। और फिर वो लोग हैं कि जो दहशतगर्दी करते हैं, जो दहशतगर्दी जराइम में मुलविस तो हमारे होम ग्रोन पाकिस्तानी भी बहुत सारे हैं। तो बिल्कुल रियासत का काम है कि जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसको कुछ लें, तो बैरून मुल्क से जो लोग आके करें उसको भी करें। लेकिन उसमें जब हम मैसेजिंग करेंगे, देखिए अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात सपोर्ट नहीं कर सकते कि वहाँ के अवाम में जो हमारी गुडविल है जितनी भी है उसको हम खराब करें, क्योंकि आपको पता है कि जो लिबरल या वो वाला अफगान था कि जो करज़ई हुकूमत के साथ होता था अशरफ गनी के, वो तो पहले पाकिस्तान के खिलाफ है। तो ये लोग जो कि पख्तून बेल्ट के अंदर लोग हैं हमारे, और जो मतलब है जिनको हमने पनाह दी और प्रूव किया, वहां पर हमारी गुड है। तो अगर हमारे यहाँ एक ऐसी मतलब है कि आप पॉलिसी वजह करते की वजह से हमारी पुलिस बाज़-औक़ात हाई हैंडेड एक्शन कर दे या एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाए, उससे हमें परहेज करना चाहिए। मेरी इल्तिजा ये होगी, बिल्कुल आप अपने बॉर्डर को भी कंट्रोल करें, मुद्दा भी लेकर आए, लेकिन एक कहते हैं दिल रखते हुए। और आप ये देखिएगा उसमें यूएनएचसीआर को भी मुलविस करें कि जिन लोगों को वापस भेज रहे हैं उनकी आबादकारी के लिए माजी में जब कैंपेन होती थी उनको कुछ डॉलर दिए जाते थे, पैसे दिए जाते थे कि जाके वो रीसेटल हो सके। उनकी हुकूमत अफगान तालिबान हुकूमत से भी आपको मुज़ाकरात करने, तो बजाय इसके कि धमकी आमेज और हमारा इंतकामी रवैया नजर आए, पाकिस्तान एक ज्यादा एक उससे ऑर्गेनाइज रियासत है अफगानिस्तान के मुकाबले में, हमें उसके साथ कुछ हिसाब से अपने आप को बिहेव करना है, ताकि हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान पाकिस्तान के अमन के लिए बहुत जरूरी है और हमारी ताल्लुकात उनसे बहुत जरूरी अच्छे हैं। वरना जो हमारे दुश्मन ममालिक है, इंडिया है, वो बिल्कुल लिवरेज हासिल करेगा, और पहले उसको वहां पे है लिवरेज। बिल्कुल, माजी में भी उसने ये कोशिश की है, और उसने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल किया, उसके कई सबूत हमारे सामने। आमिर ज़िया साहब, आप एग्री करेंगे लगारी साहब के इस पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जो इंतखाबात के इनकाद के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि मौलाना साहब कुछ घबराए हुए हैं, इसलिए वो इंतखाबात के इल्तवा के ख्वाहिशमंद, या उन्हें लगता है कि इल्तवा होगा? आमिर ज़िया साहब, पीडीएम की जितनी जमातें हैं बशमूल JUIF और उसमें नून लीग को भी मैं शामिल करूंगा, उसकी कारकर्दगी ऐसी रही है कि उससे ये जमातें बड़ी गैर मकबूल हुई और बहुत ज्यादा तनकीद है। तो यहाँ तक तो मतलब है एक बात समझ में आती है, गाइड साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उनको लगता है कि बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना होगा। अच्छा, अब ये बात थी कि जो उनके मुखालफीन है, जैसे PTI की हम बात करें, तो PTI जो है ज़ाहिर है कि मसाइल का शिकार है, छुपी हुई बात नहीं है। उसकी जो फ्रंट लाइन क़यादत है पूरी की पूरी फर्स्ट ईयर वो गायब हो चुकी है। और क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड इलेक्शंस होते हैं, और जो रूरल एरियाज में आपको वो लोग जो इलेक्शन डे को मैनेज करते हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद होती है वर्कर्स की, और इन्फ्लुएंशियल जो इलाके के होते हैं, तो वो भी बातों का जब पार्टी पे बुरा वक्त आता है तो छोड़ जाते हैं। तो फिर ये जरूरी नहीं होता है कि आपकी पार्टी बज़ाहिर बहुत मकबूल हो, उसकी बहुत फॉलोइंग हो, लेकिन वो बैलेट बॉक्स में ट्रांसलेट नहीं हो पाती। कि अगर आपके कैंडिडेट नहीं है, आपका उस दिन मोबिलाइजेशन नहीं है, तो मैं इसको दूसरे पैराए में ले रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि PTI की वो है मुश्किलात हैं, और मकबूलियत का सवाल यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि मकबूलियत का अगर आप देखें, वो तो नौजवानों से बात करें या मैं अर्बन एरियाज की अगर बात करूँ, तो आपको लगेगा कि PTI इज अ फोर्स टू रेकन विद। वो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपको इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर जो दीगर जमातों से उसका तकाबुल करें तो जाहिर है कि उसमें सर्वेज भी बता रहे हैं कि उसको एज हासिल है, लेकिन ये मकबूलियत जो है बैलेट बॉक्स में ट्रांसलेट होती हुई नजर नहीं आती मुझे, और उसकी ठोस ऑब्जेक्टिव वजूहात हैं। जी